इन्वेस्टमेंट गुरु जिम रोजर्स के हिसाब से वैश्विक स्तर पर मौजूदा बैंकिंग संकट 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी बड़ा हो सकता है। रोजर्स होल्डिंग्स के चेयरमैन और स्ट्रीट स्मार्ट्स एडवेंचर्स ऑन द रोड एंड इन द मार्केट्स बुक के लेखक जिम रोजर्स के मुताबिक अगले 2 साल मार्केट में भारी बिकवाली हो सकती है। इसका झटका अमेरिका को बुरी तरह लगेगा, लेकिन रोजर्स के मुताबिक भारत भी नहीं बचा है। लेकिन अगर उन्हें भारत और चीन का विकल्प दिया जाए तो वे निवेश के लिए चीन को चुनेंगे। भारत के बजाय चीन पर भरोसा क्यों? रोजर्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से दुनिया के अधिकतर बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा और अब इसके अधिक बेहतर होने की उम्मीद होने में संदेह है। वहीं दूसरी तरफ चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने मार्केट को तोड़ दिया था, तो ऐसे में रोजर्स के मुताबिक चाइनीज मार्केट निवेश के लिए अधिक आकर्षक दिख रहा है। उनका मानना है कि भारत, चीन और जापान में भारी बिकवाली होती है तो इससे खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट गुरु का यह भी मानना है कि फिलहाल वे कहीं भी कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने बताई कि दुनिया के सामने कर्ज का गंभीर संकट है। तो कहाँ है रोजर्स का निवेश और आगे की क्या है स्ट्रेटजी? रोजर्स का फिलहाल भारत में कोई निवेश नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में कुछ चीन और कुछ जापान के स्टॉक्स हैं और इन देशों के शेयरों की कुछ और खरीदारी भी वे कर सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़, एनर्जी, एग्रीकल्चर, गोल्ड और सिल्वर शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह फिलहाल भारत, चीन और जापान में खरीदारी की नहीं सोच रहे हैं तो वह पैसे कहाँ लगाएंगे? क्या बाकी निवेशकों की तरह बाजार की गिरावट के बीच वे सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में निवेश कर रहे हैं? इसे लेकर उनका कहना है कि फिलहाल वे सोना और चांदी भी नहीं खरीद रहे हैं। वह इसमें गिरावट के आसार देख रहे हैं और फिर इसे खरीद सकते हैं। सोने और चांदी को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इनके बारे में सबसे अधिक भारतीय जानते हैं और उन्होंने भी भारतीयों से ही इनके बारे में सीखा है। मौजूदा खरीदारी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो वह भारत, चीन और जापान में निवेश की नहीं सोच रहे हैं। वहीं अमेरिका को लेकर भी उनका रुझान नेगेटिव है, क्योंकि रोजर्स के मुताबिक यह ऑन टाइम हाई के करीब है और कर्ज की समस्या विकराल हो रही है। उन्होंने आने वाले बुल मार्केट में अमेरिकी स्टॉक्स को शॉर्ट करने की योजना बनाई है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर ये कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे, जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे और जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीज़न को बंद कर देंगे और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी को की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आइशर ट्रक्स, जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा
और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। साथ ही साथ 2015 में जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है वो एक ऐसा भी समय देखा है कंपनी ने जब 2000 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन 15 साल के अंदर कंपनी ने इतनी मासिव सेल करी कि ये ग्लोबली हार्ले डेविडसन से ज्यादा गाड़ियां बेचते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी आपने रॉयल एनफील्ड के अंदर देखी महज 15 साल के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आइशर मोटर्स या फिर गुड अर्थ से रिलेटेड आया, कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहे।